को आज हम मैट्रिक केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जो 20, 40 और 40 की बेस के ऊपर है। सेक्शन ए में हमारे पास 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ है और सेक्शन बी के अंदर हमें 12 में से 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और हर सवाल के 3 मार्क्स हैं। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंस करना है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है, इसके बरक्स स्ट्रोपोस्फेयर सेकेंड लेयर है। ये सी लेवल से 11 किलोमीटर तक है और ये 50 किलोमीटर तक है। जैसे ही हम स्फीयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सेम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें केसी एक्सप्रेशन बनानी है दिए गए रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो केसी एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है और जो मोलर कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। यहाँ प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और इसका मोलर कोफिशिएंट 2 है, वो पावर में आ गया। रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस पे पास कोई भी मोलर कोफिशिएंट नहीं है और ऑक्सीजन आ गया और इसका मोलर कोफिशिएंट पावर में आ गया 2। सेकंड के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये प्रोडक्ट की साइड पे आ गया, मोलर कोफिशिएंट पावर में आ गया और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और आयोडीन आ गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट साइड्स के ऊपर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट साइड के ऊपर आ गया। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसमें द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे को गिवन है और पीएच हमें फाइंड आउट करनी है। तो एच हमारे को गिवन है, पीएच हमें फाइंड आउट करनी है। पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर लें, लॉग इसके साथ भी आ जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा और जहाँ मल्टीप्लाई होते हैं लॉग वहाँ प्लस हो जाते हैं और इसके साथ भी आएगा लॉग 10⁻⁻8 आएगा। लॉग 1 हमारे पास 0 के बराबर होता है और ये प्लस माइनस माइनस लॉग 10 की पावर -8। सेकंड हम ये जानते हैं लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग पर पावर हो तो उस पावर को पहले लिख देते हैं। तो ये जो -8 है ये हमने यहाँ पर पहले ही माइनस मौजूद है ये वाला और ये इसके साथ ये -8 पहले आ गया और ये log 10 इधर आ गया। अब जो log 10 होता है हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया। log 10 हमारे पास 1 के बराबर होता है और ये 8 एज इट इज़ आ गया, तो 8 1 ज़ा 8 और pH हमारे पास 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर अगर हम ये देखें CH3 एक मिथाइल ग्रुप के साथ CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। सेकंड के अंदर हमारे पास ये CH3 CH2 इथाइल के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ROH ये हमारे पास होता है अल्कोहल ग्रुप। तो इसका हम लिख सकते हैं नीचे कि ये है हमारे पास अल्कोहल। थर्ड अगर हम देखें C3H7 ये हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ हमारे पास COOH लगा हुआ है और COOH को हम बोलते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो ये तीनों हमने ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्ट्स की 3 टाइप्स बयान करनी है एग्जाम्पल के साथ। तो सॉल्ट्स की 3 टाइप के अंदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स अपने नेचर के अंदर एसिडिक होते हैं, इनमें अनडिजॉल्व H पॉजिटिव आयन होते हैं और इनकी pH <7 होती है और ये इनकी एग्जांपल्स है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट। इसके बरक्स बेसिक सॉल्ट नेचरली बेसिक होते हैं, इनके अंदर अनडिजॉल्व OH नेगेटिव आयन होते हैं और इनकी pH <7 होती है और इसकी मिसाल के अंदर पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है। थर्ड लास्ट के अंदर न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं हमारे पास, ये अपनी नेचर के अंदर न्यूट्रल होते हैं, यानी ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की और इनकी जो pH होती है वो 7 होती है। इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में बताना है किसी 3। तो डिजीज़ विच आर कॉज बाय द कंटेमिनेशन, मतलब पानी की ख़राब होने की वजह से जो बीमारियां लगती है उन्हें वाटर बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। ये कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट इलनेस हैं जिसमें सबसे पहली
डायरियल डिजीज़ है जिससे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। सेकंड हमारे पास डायसेंट्री है, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है जिसे हम डायरिया कहते हैं और इसमें मोशन के साथ ब्लड भी आता है। थर्ड हमारे पास कॉलरा है, विब्रियस कॉलरा कॉजेस कॉलरा, इससे कॉलरा होता है और ये भी एक जानलेवा बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को डिफाइन करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को किसी सब्सटेंस की। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता है, यानी किसी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है इनको मालूम करना हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ये मेजर है क्वालिटी की। इसके बरक्स जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसमें हम उन एलिमेंट की मिकदार को मालूम करते हैं कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये मेजर है क्वांटिटी का जो कि किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस करना है। हमारे पास जस्ट ये लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है जिसमें ये पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है और इसी तरफ हाइड्रोजन नाइट्रेट मौजूद है। तो यहाँ पोटेशियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव है और यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन नेगेटिव है। तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव ये इस NO नेगेटिव को पकड़ के पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को पकड़ के वाटर बना लेगा। सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करें कि सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव है, OH यहाँ नेगेटिव है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड और HOH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। इस तरह कैल्शियम सल्फेट आयन के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन OH आयन के साथ मिलकर वाटर बना लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कार्बोहाइड्रेट के यूजेस बताने हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट। एनिमल और प्लांट दोनों के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्लांट का स्ट्रक्चर को सस्टेन रखता है और ये हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी अद्वियात सादीज़ की कंपनी का जो रोल है हमारे माशरे में उसे बताना है। तो अद्वियात सादी का जो रोल है दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द मेडिसिन्स। अद्वियात बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में इनका बहुत अहम किरदार है। ये बीमारियों के असर को भी कम करते हैं और इनसे लड़ने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात बनाते हैं और लोगों के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का जो क्वालिटी है ज़िंदगी की, उसको भी बढ़ाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री स्ट्राइव टू इरेडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीज़। ये इंडस्ट्री कोशिश कर रही है कि कम करे या जड़ से ख़त्म ही कर दे बीमारियों को। इसमें चीचक की, स्मॉल पॉक्स की वो बीमारी है जो फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया से ख़त्म की गई और WHO के ऐलान के मुताबिक। दैन सेकेंड हमारे पास इसका है रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, यानी ये एक रिसर्च है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि जो लोग पुराने क्रॉनिक पेन्स यानी पुराने दर्द तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं और अगर वो किसी तरह की मेडिसिन्स वगैरह नहीं ले रहे होते तो वो 4 टाइम्स ज़्यादा परेशान होते हैं नॉर्मल पीपल के मुकाबले में और उनको 4 टाइम्स ज़्यादा वर्क करने के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती है। तो एक तरह से ये जितनी भी अद्वियात हैं हमारी पेन और सफरिंग के अंदर भी कमी कर रही हैं। इसी तरह वैक्सीन्स जो हैं जो पहले लगाई जाती हैं किसी भी बीमारी से, वो हमारा पैसा बचाती हैं बाद की बीमारी पे लगने वाले से। तो वैक्सीन्स नॉट ओनली सर्व टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ बट दे आल्सो हेल्प टू सेव आवर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने हैं। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें द फर्स्ट वन है सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो एक तो लिविंग थिंग्स है, इनके अंदर एनिमल और प्लांट्स हैं और दूसरे मिनरल्स हैं। इनकी जो बनावट कंपोजिशन होती है उसमें मेनली कार्बन मौजूद होता है और ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, बट इसके अलावा उसके अंदर हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस एलिमेंट भी मौजूद हो सकते हैं। थर्ड, इसकी हल पजीरी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, यानी पानी में तो हल नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो 2 टाइप हैं नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर को हम बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और ईथर के अंदर हल कर सकते हैं और पोलर्स कंपाउंड जो है वो अल्कोहल के अंदर हल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रीजंस हैं, और पहले रीज़न के अंदर सिलिकॉन जो है वो भी ग्रुप 4A से ताल्लुक़ रखता है, बट वो कार्बन के मुकाबले में कम कंपाउंड बनाता है। इसकी रीज़न क्या है? तो अगर हम ग्रुप के अंदर देखें, ग्रुप 4A के अंदर, तो कार्बन के बाद सिलिकॉन मौजूद है। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक रेडियस है वो कार्बन के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, और कार्बन का बहुत टाइनी साइज़ है। तो जो सिलिकॉन की जो बॉन्ड बनते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, उसकी वजह उसका लार्ज साइज़ है और वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बरक्स जो हमारे पास कार्बन होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है, और इसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। इसी वजह से जो कार्बन के कंपाउंड है वो सिलिकॉन के मुकाबले में ज़्यादा है और सिलिकॉन के कम है। सेकंड क्वेश्चन में, प्योर वाटर इज़ कंसीडर्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि प्योर वाटर को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा जाता है। क्यों है? क्योंकि जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने जोड़ा होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और इसकी जो कंडक्टेंस है वो कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो एटम है वो बॉन्डेड है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और ये पूरा का पूरा डीएसोसिएट नहीं होता अपने आयंस के अंदर, इस वजह से इसको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी है, जिसके अंदर 6 में से 4 सवालों को हमने अटैम्प्ट करना है, और हर सवाल के हमारे पास 6 मार्क्स हैं, और ये टोटल 24 मार्क्स बनते हैं। तो हमारे पास सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिपिड्स क्या हैं और फैट्स और ऑयल के दरमियान फ़र्क कर दें। लिपिड्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनके अंदर फैट्स यानी चर्बी, ऑयल्स यानी तेल, वैक्सेस यानी मोम वगैरह शामिल हैं, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में हल नहीं होते, बट ब्लूर्स रीजेंट में हल हो जाते हैं। ब्लूर्स रीजेंट क्या है? ये मिक्सचर है डाई इथाइल और इथाइल अल्कोहल का, जो कि 2:1 में लिए जाते हैं, और इसके अलावा ये बेंजीन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसमें भी हल हो जाते हैं। फिर हमारे को इसके दरमियान फ़ैट और ऑयल के दरमियान फ़र्क बताना है। तो फैट्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड्स होते हैं, और ऑयल जो तेल है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। ये ज़्यादातर जानवरों से हासिल की जाती है, और ये ज़्यादातर प्लांट से हासिल किया जाता है, और ये सैचुरेटेड होते हैं, यानी इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं बनिस्बत ऑयल के, और इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं बनिस्बत फैट्स के, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में बढ़ाते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ओजोन क्या है, और जो ओजोन रे डिप्लीट हो रही है उसका क्या असर है, ओजोन लो को डिप्लीशन होने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या इम्पैक्ट है। इसके बरक्स इसके बाद हमारे को इम्पैक्ट बताने हैं कुछ जो कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ओजोन, ये एक पेल ब्लू पॉइजनस गैस है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है। जैसे ही हमारे पास O2 के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज यानी UV, ये सूरज की शुआएं टकराती है, तो ये O2 हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है O3 में। फिर इसको बैलेंस कर देंगे। ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन एक तो नेचुरली भी बनती है और ये मैन मेड भी है। नेचुरली ये एटमॉस्फेयर के अंदर जब सूरज की शुआएं जो एटमॉस्फेयर में हवा की जो ऑक्सीजन है उसके साथ अल्ट्रा वायलेट शुआएं जब टकराती है तो O2 को O3 में कन्वर्ट कर देती है। और मैन मेड ये एक ओजोनाइज़र के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ये लेबॉर्ट्री के अंदर बनाई जाती है। थर्ड हमारे पास जो ओजोन डिप्लीशन ऑकर्स हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे पास एक तरह का कंपाउंड होता है जिसके अंदर सी एक कार्बन है हमारे पास, और एक इसके साथ क्लोरीन 3, यहाँ पर ये 3 क्लोरीन लगे हुए होते हैं, और एक फ्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ होता है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है किसी तरह हमारे से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ये असल में यूज़ होता है एयर कंडीशंस वगैरह के अंदर और रेफ्रिजरेटर में। तो किसी लीकेज की वजह से किसी तरह जब ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पहुंच जाता है, तो ये जो कार्बन का और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से। अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। अब ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये मिल जाता है O3 के साथ। जब ये O3 के साथ मिलता है तो ये O3 को कन्वर्ट कर देता है O2 के अंदर,
और उसके अलावा OCl के अंदर, और ये OCl भी अनस्टेबल है और ये भी आगे जाके O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह एक फ्री मॉलिक्यूल जो बाइस बनता है बाद में हज़ारों ओजोन के मॉलिक्यूल को तबाह करने का, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास वहाँ पर जो ऑक्सीजन जो ओजोन गैस है वो डिप्लीट हो जाती है, यानी पतली पड़ जाती है उसकी तह, और इतनी पतली हो कि अगर वहाँ से अल्ट्रावायलेट शुआएँ निकल जाए सन की तो उसको हम ओजोन होल बोलते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन, डिफरेंट केमिकल इंट्रैक्शन डिप्लीजिंग ओजोन लेयर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो FCl3 है। इसको यहाँ पे ज़रा सेट कर दीजिएगा। और विच आर यूटिलाइज एज अ रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर्स, जिसको रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब्सटेंसेस किसी तरह लीक हो जाती हैं और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पहुंच जाती है, और CCl जो बॉन्ड है वो ब्रोकन हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, सन की। और अब ये Cl रिएक्ट करती है ओजोन गैस के साथ, ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो एक सिंगल क्लोरीन फ्री मॉलिक्यूल बाइस बनता है मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह करने का। तो ओजोन होल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर ओजोन लेयर जो है बहुत पतली या थिन हो जाती है। इसके इफ़ेक्ट है हमारे पास। इसमें जो फर्स्ट इफ़ेक्ट ये है कि अब अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन पर आ जाएंगी, जिस जगह के ऊपर ओजोन रे बहुत कमज़ोर होगी तो वो स्किन कैंसर कर सकती है ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर। और जैसे जैसे ओजोन लेयर थिल होती है तो जो इन्फेक्शंस डिजीज़ हैं जैसे कि मलेरिया वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। और ये फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि ये प्लांट को इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो प्लांट साइकिल की वजह से ये फूड चेन को भी इफ़ेक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है। और ये विंड पैटर्न, क्योंकि O3 की जो नेचुरल मकदार है और O2 की जो नेचुरल मकदार है उसको चेंजिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जो हवाओं का गुजरने का जो पैटर्न है उसको भी ये चेंज करती है, यानी ग्लोबली पूरी दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज का बाइस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें स्पॉनिफिकेशन के प्रोसेस को बयान करना है और फ्लो चार्ट भी बनाना है हमें इसमें। तो स्पॉनिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसके अंदर हम साबुन बनाते हैं, और इसके अंदर हम रिएक्ट करवाते हैं ट्राइग्लिसराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास सोप और ग्लिसरॉल बनती है। इसकी जर्नल इक्वेशन कुछ इस तरह है कि ट्राइग्लिसराइड प्लस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप और ग्लिसरॉल हमारे को प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता है। जो मटेरियल नीडेड होते हैं हमारे को सोप बनाने में, उसमें जानवरों की चर्बी है, प्लांट ऑयल है, कास्टिक सोडा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एडिटिव्स हैं, और इसके अलावा एब्रेसिव हैं। फ्लो चीट डायग्राम है, ये भी आपने देखनी है। PDF इसकी इंक्लूड है नीचे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द फर्स्ट हमारे पास है एनिमल फैट। एनिमल फैट जो है वो हमें बीफ फैट्स यानी जानवरों की चर्बी से हासिल हो जाती है, और अगर ऑयल की ज़रूरत होती है तो वो ऑयल हमारे को सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और पल्म ऑयल के ज़रिए हमारे को मिल जाता है। सेकंड हमारे पास कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटेश है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है लाई कहलाता है, और ये हार्ड सोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नरम साबुन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हमारे पास एडिटिव्स हैं। एडिटिव जो है वो सोप को एक ख़ास कलर और खुशबू देते हैं। और लास्ट में हमारे पास एब्रेसिव है। एब्रेसिव वो मटेरियल है जो सोप के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे दाग को निकालने में आसानी हो, और इस मटेरियल के लिए कुछ ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सिलिका वगैरह को। तो ये मददगार होते हैं ग्रीस वगैरह के जो दाग धब्बे हैं उनको स्किन या कपड़ों वगैरह से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने गैस क्रोमेटोग्राफी को डिस्क्राइब करना है और इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस करवाया था पॉटर मार्टन ने 1950 के अंदर, और ये इस्तेमाल किया जाता है अलहदा करने के लिए गैसेस को या वोलेटाइल लिक्विड्स को, यानी ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब जो भारी पार्टिकल्स वाली गैस होती है, यानी जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है, वो आहिस्ता से डिफ्यूज़ करती है, और जो लाइट पार्टिकल्स वाली होती है वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। इस बेस के ऊपर इसको बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर हम आए तो ये हमारे पास एक फ्लो डायग्राम है। तो ये कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस सिलेंडर। ये एक गैस सिलेंडर है।
सेकंड इसके अंदर सैंपल इंजेक्टर है, ये एक सैंपल इंजेक्टर है। और गैस क्रोमेटोग्राफ डिटेक्टर, यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है। और डेटा कलेक्शन डिवाइस, तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि डेटा कलेक्शन डिवाइस के तौर पर काम करेगी। अगर वर्किंग की तरफ आप आते हैं तो इसके अंदर दो फेसिस होते हैं। एक हमारे पास मोबाइल फेज होता है, मोबाइल से मुराद चलने वाला फेज। तो यहाँ पर एक नोबल गैस हीलियम या नाइट्रोजन डाली जाती है जो कि मोबाइल फेज के ऊपर काम करती है और ये आगे बढ़ती है। यहाँ से सैंपल इसके अंदर डाला जाता है और सैंपल को, ये एक हीटर होता है, इस हीटर के ज़रिए अगर ये सैंपल पहले ही गैस है तो सही है, नहीं तो ये इसको गैस में कन्वर्ट कर देता है। और इस ट्यूब नुमा जो शे है, इस ट्यूब के अंदर जो है एक स्टेशनरी फेस होता है। स्टेशनरी से मुराद रुका हुआ फेस। अब वो ज़्यादातर हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि ये एक चूल्हा है, हीटर है, तो वो कहीं उसको वेपर ना बना दे, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके लिए ज़्यादातर इसमें सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से सैंपल के साथ इसको इंजेक्ट किया जाता है और यहाँ से जब ये इस ट्यूब के अंदर से गुजरता है तो जो प्रोडक्ट इस साइड के ऊपर आती है डिटेक्टर में, वो इल्यूट कहलाती है। और ये डिटेक्टर उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को चेक कर लेता है और उसके हिसाब से पल्स जनरेट करता है। और ये पल्स यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर शो होती है ग्राफ की सूरत में, जिन्हें रिसर्चर स्टडी करने के बाद बताते हैं कि दिए गए सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी इसकी। और कंप्लीट लेक्चर्स के लिए आप हर एक की जो है वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक एक टॉपिक की अलग अलग से वीडियो है, तो अगर अच्छे से समझ में ना आया हो तो वहाँ जाकर आप ये देख सकते हैं। तो वर्किंग के अंदर एक मोबाइल फेज़ है जो कि नॉन रिएक्टिव गैस है, जैसे कि हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई। और जो स्टेशनरी फेज़ है वो एक लिक्विड होगा, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से उसके लिए जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड लिया जाता है। सैंपल को कन्वर्ट किया जाता है गैसीय स्टेट के अंदर। अगर वो ना हो, यहाँ से जब इंजेक्ट किया जाता है तो यहाँ टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा है, उसको वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। तो जब कंपाउंड रीच करता है डिटेक्टर, यानी वो जब यहाँ से गुजरता है तो उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यहाँ से जो इल्यूट यहाँ पर आ जाता है, तो ये जो डिटेक्टर है वो उसकी रेट ऑफ इल्यूजन को डिटेक्ट कर लेता है। यानी तो डिटेक्टर जो है इट डिटेक्ट द इल्यूजन और वो सिग्नल भेज देता है डेटा कलेक्टर डिवाइस यानी कंप्यूटर को। और फिर आगे रिसर्चर उसको रीड करके एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं। इसका जो इस्तेमाल है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की एनालिसिस, प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स वगैरह, वाइटामिन और पोल्यूटेंट्स लाइक बेंजीन और प्लास्टिक, मिनरल्स और डेयरी प्रोडक्ट वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमें डिफाइन करना है इक्विलिब्रियम क्या है, फिर स्टेटमेंट देना है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, और केसी के लिए एक्सप्रेशन भी ड्राइव करनी है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम या कीमियाई तवाज़ुन, ये वो हालत होती है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ये कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट का मतलब स्पीड, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड अगर बराबर हो जाए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड के, तो वो कीमियाई तवाज़ुन कहलाता है। दूसरा हमारे पास हमें डिफाइन करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है यानी उसकी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के मास के, और जो बैकवर्ड आने की जो उसकी स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास प्रोडक्ट के मास के। अब मिसाल के तौर पर अगर हम कंसीडर कर लें इस एक डेरिवेशन को, जैसे कि कंसीडर करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और इसके अंदर ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है हमारे पास ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो उनके मोलर कोफिशिएंट है। सिमिलरली सी डी ये प्रोडक्ट है और स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारे पास मोलर कोफिशिएंट है। तो मास एक्शन लॉ हमारे को ये कहता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, और इनके जो मोलर कोफिशिएंट है वो पावर में चले जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम आर एफ लिख देते हैं और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम के एफ कह देते हैं, बाकी चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। तो के एफ जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी यही हो जाएगा, रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो मास ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनके मोलर कोफिशिएंट इधर पावर में आ जाएंगे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम आर बी लिख सकते हैं और इक्वल टू कांस्टेंट लगा देंगे, इधर के बी हो जाएगा। के बी जो होगा वो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा।
अब इक्विलिब्रियम के ऊपर हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी आर एफ इक्वल टू हो जाता है आर बी के। तो जो भी आर एफ की वैल्यू होती वो आर एफ की जगह डाल दें और जो आर बी की वैल्यू होती वो आर बी की जगह डाल दें। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के बी इधर डिवाइड में नीचे आ जाएगा और ये ए बी जो रिएक्टेंट है वो यहाँ आ जाएंगे। ये के एफ और के बी दोनों कांस्टेंट है, इसकी जगह एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि के सी होगा और यही के सी कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट है और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट है, तो हमारे पास जो के सी एक्सप्रेशन आ जाएगी वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आ जाएगी।